वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज इस सेशन में हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है ओल्ड एनसीईआरटी वाली बिपिन चंद्रा, उसका 5th चैप्टर यानी सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं पॉसिबल वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी आपसे डिस्कस किया था कि इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले ये जो एमसीक्यूज है इसको बनाने से पहले आप जो चैप्टर है रिलेटेड चैप्टर यानी 5th चैप्टर उसको एक बार जाके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी बेस्ड है। और मैंने आपको कहा था कि जो स्टेट पीसीएस है वो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड कर रहे हैं आजकल जो कि एनालिसिस बेस्ड होते हैं, इसलिए आप पहले जाके चैप्टर पढ़ें ताकि अब जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल फील होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अत्यधिक बौद्धिक सांस्कृतिक हलचल के पीछे क्या कारण थे। इसका पहला ऑप्शन है आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, दूसरा किसी विदेशी शक्ति से पराजय के संबंध में जागरूकता, तीसरा अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, या चौथा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक हलचल के पीछे क्या कारण थे। तो जो तीसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी कि अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, ये थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि ऐसी धारणा थी उस वक्त कि भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति की जो आंतरिक कमजोरियां हैं इनके कारण भारत जैसे विशाल देश को मुट्ठी भर विदेशियों ने अपना उपनिवेश बना लिया। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बातें आपको दिखेंगी। तो इससे पता चलता है कि जो ऑप्शन सी है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और दूसरा किसी विदेशी शक्ति से पराजय के संबंध में जागरूकता का होना, ये दोनों कारण थे कि पूर्वार्ध में जो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है उसमें अत्यधिक बौद्धिक सांस्कृतिक हलचल देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, उन्हें पारंपरिक दार्शनिक प्रणाली से बहुत लगाव था, दूसरा उन्होंने औद्योगिक क्रांति का समर्थन नहीं किया, तीसरा उन्होंने तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की थी, और चौथा वह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इनमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, सी है और डी है कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये तो सही है। उन्होंने तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की थी, यह भी सही है। और जो पहला है उन्हें पारंपरिक दार्शनिक प्रणाली से बहुत लगाव था, यह भी सही है। पर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति का समर्थन नहीं किया था, यह स्टेटमेंट गलत है, बल्कि उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति को अपनाने के विचार का समर्थन भी किया था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एकेश्वरवादियों का एक उपहार यानी गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट्स। इस पुस्तक के लेखक कौन थे। निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं इनमें से किन्होंने ये बुक लिखा था। पहला ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो इस ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1809 में फारसी में यह किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कई देवताओं में विश्वास के खिलाफ एक ही ईश्वर की पूजा के पक्ष में बहुत दमदार तर्क रखे थे। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। पहला हिंदू धर्म शुद्धिकरण, दूसरा एकेश्वरवाद का प्रचार, तीसरा सभी धर्मों से अच्छाइयां ग्रहण करना और चौथा तर्कवाद। तो उपयुक्त में से जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें ब्रह्म समाज के उद्देश्य क्या थे। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 या सभी। तो इसमें सभी ऑप्शंस हैं ये सही है। ये जो ब्रह्म समाज है 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी और जो मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज का वह हिंदू सद्धर्म का शुद्धिकरण, जो मोनोथेइस्ट अभी हमने तीसरे क्वेश्चन में ही देखा था कि एकेश्वरवाद में उनका विश्वास था इसलिए उसका प्रचार करते थे। सभी धर्मों से अच्छाइयां ग्रहण करना कि जो भी वेस्ट का अच्छा है वेस्टर्न कल्चर का वो ले लो, जो ईस्टर्न कल्चर का खराब है वो छोड़ दो। मतलब कि जो अच्छा जहाँ से मिलता है वो अच्छाइयाँ अपने धर्म में हमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर तर्कवाद, जो भी चीजें आप कहते हैं बोलते हैं वो तर्क पे आधारित होनी चाहिए। ठीक, ये सारी बातें सारे उद्देश्य के तहत आते हैं ब्रह्म समाज के। 5वां क्वेश्चन क्या है, हेनरी विवियन डेरेजियो के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, वह बंगाल के हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, दूसरा उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था यानी यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने ही शुरू किया था। कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट जो विवियन डेरेजियो है इनके बारे में इनके संबंध में सही है। इनका जन्म 1809 में हुआ था और इन्होंने हिंदू कॉलेज बंगाल,
ठीक है, दिल्ली नहीं, बंगाल वाला, इसमें इन्होंने पढ़ाई भी था। इन्होंने यंग बंगाल जो मूवमेंट है उसको भी स्टार्ट किया था और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड थे। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस पे विचार करें। पहला है कंपनी चार्टर का संशोधन, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, तीसरा भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों को बेहतर सुविधा, तीसरा क्या है भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेश जो कॉलोनीज हैं उनमें भारतीय लेबर्स उनको बेहतर सुविधा प्रदान करना, और चौथा उच्च सरकारी पदों या सेवाओं में भारतीयों को रोजगार। तो ये जो ऊपर के जो ऑप्शंस हैं उसमें यंग बंगाल आंदोलन की क्या क्या मांगे थे इससे रिलेटेड, तो जो ऑप्शन डी है यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शंस इंक्लूडेड थे। मतलब इनका जो आंदोलन था यंग बंगाल मूवमेंट टेरोजियो का, ये सभी मांगे इंक्लूडेड थे। सातवां क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी तत्वबोधिनी सभा को उन्होंने 1839 में किया था, ठीक है। और जो राजा राम मोहन राय है इनके जो आइडियाज थे इसी को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने किया था। आठवां क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वह संस्कृत के विद्वान थे, वह पश्चिमी विचारों और संस्कृति के विरोधी थे। तीसरा, उन्होंने गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी संस्कृत भाषा का समर्थन किया था। और चौथा, वह शास्त्रों के ज्ञान पर पुरोहितों के एकाधिकार के खिलाफ थे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका, वह पश्चिमी विचारों और संस्कृति के विरोधी थे, यह कथन सही नहीं है। हाँ, जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं कि वह संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के स्कॉलर होने के बावजूद वह इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि जो शास्त्र है उस पर सिर्फ पुरोहितों का ही एकाधिकार होना चाहिए, ठीक है। और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी वह संस्कृत भाषा का समर्थन किया करते थे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में सामाजिक सुधार के संबंध में जो बैथ्यून स्कूल है किसके लिए समर्पित था, क्यों खोला गया था? निचली जाति के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, दूसरा वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा महिला शिक्षा, या चौथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये जो ऑप्शन सी है महिला शिक्षा, ये महिला शिक्षा के लिए ही बैथ्यून स्कूल को कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था। 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। विमेन एजुकेशन को ही समर्पित था, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है कि वह एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद रूढ़िवाद पर हमला किया और हिंदू धर्म में भी सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की थी। वह बम्बई के पहले सुधारकों में से एक थे। तो ये जो ऊपर के कथन है ये किस व्यक्तित्व के बारे में कही गई? पहला ऑप्शन है आरजी भंडारकर, दूसरा बाल शास्त्री जाम्बेकर, तीसरा ज्योतिबा फुले या चौथा बीआर अम्बेडकर। तो जो बाल शास्त्री जाम्बेकर है उनके बारे में ये सारी चीजें सत्य है कि उन्होंने दर्पण नामक साप्ताहिक जो पत्रिका है वो प्रारंभ की थी। वह एक समाज सुधारक होने के साथ साथ ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के भी खिलाफ थे, ठीक। और बम्बई के पहले सुधारकों में से एक थे। 11वां क्वेश्चन क्या है? लोकहितवादी यह उपाधि किसको दी गई थी? कौन समाज सुधारक थे जिनको उपाधि दी गई थी? तो ये जो ऑप्शंस हैं गोपाल हरि देशमुख, आरजी भंडारकर, दादा भाई नौरोजी और ज्योतिबा फुले, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को उनके सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, महाराष्ट्र के थे वो, जो टाइटल है लोकहितवादी वो उन्हें दिया गया था। वो लोकप्रिय इसी नाम से थे, ठीक है। जो 12वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वो पारसी धर्म में किसी भी मौलिक सुधार के खिलाफ थे। दूसरा, वो पारसी लॉ एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और तीसरा, उन्होंने विरासत के समान कानूनों का समर्थन किया था, इनहेरिटेंस का। और चौथा, वह महिलाओं को कानूनी दर्जा देने पर तटस्थ थे, ठीक। इसमें कौन सा कथन सही है? तो जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है, यानी पारसी लॉ एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने विरासत के समान कानूनों का समर्थन किया था, यह तो सही है। लेकिन वह पारसी धर्म में किसी मौलिक सुधार के खिलाफ थे, यह गलत है, ठीक। और वह महिलाओं को कानूनी दर्जा देने पर तटस्थ थे, ये भी गलत है। दादा भाई जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, बॉम्बे से थे वो। और जो एसोसिएशन था रिफॉर्म दी, जो जोरोस्टेरियन रिलीजन था, मतलब पारसी धर्म का जो सुधार था, उसके वो फाउंडर भी थे और पारसी लॉ एसोसिएशन के भी वन ऑफ द फाउंडर्स थे। और उन्होंने जो विमेन का जो लीगल स्टेटस है इसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था और यूनिफॉर्म लॉ को, इनहेरिटेंस और मैरिज जो पारसी समुदाय उसके लिए भी वो समर्थन देते थे। तो ये था आज का सेशन, जो कि 5th चैप्टर जो है 19वीं सेंचुरी का पूर्वार्ध है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, उससे रिलेटेड जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आप इस बात की चिंता न करें कि आज हमने 12 क्वेश्चन ही पिक क्यों किया, क्योंकि 12 क्वेश्चंस ही बन सकते
सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके सिविल यूपीएससी, तो वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, बट उल जुलूल क्वेश्चंस को इंक्लूड ना किया जाए। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन को हमने रखने की कोशिश की, इसलिए 12 क्वेश्चंस ही इससे बन सकते थे, इसलिए 12 क्वेश्चंस ही हमने इसमें रखे, ठीक है। तो जो 5th चैप्टर है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 6th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले, जैसा कि मैं हर सेशन के अंत में कहता हूँ, कि आप पहले जाके उस चैप्टर को पढ़िए, तब जाके आप ये जो सेशन है एमसीक्यूज वाला, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 6th चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।